ये भगवान, अरे आज जाल अच्छा से भर देना। कर्ज, बीबी का ताना, माँ की चिंता, अरे सबका हल कर दो भगवान। हम्म, हम्म, अरे आज तो जाल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। क्या कोई बड़ी मछली फंसी है? देखता हूँ। सीमा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। जाल ठीक कर लिया है। आज बड़ी मछली हाथ लगेगी, देखना। फिर वही रोज का काम कब तक ऐसे ही चलेगा? सुबह निकलते हो, शाम को थके हारे लौटते हो और नतीजा बस चंद सिक्के। इन सिक्कों से ना घर सुधरता है ना हमारी किस्मत। बेटी, रमेश मेहनत करता है। किसी का भी बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। कभी ना कभी अच्छा दिन जरूर आएगा। अम्मा, मेहनत से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए। दिन भर नदी में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? कोई और काम क्यों नहीं करता? अरे सीमा, तुम बेकार चिंता करती हो। देखना, आज खूब मछली पकड़ूंगा और शाम को गर्मा गर्म मच्छी करी बनाना, मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। हर रोज यही बोलते हो, बड़े बड़े वादे करते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। आज भी वैसा ही होगा, देख लेना। अरे बस देखती जाओ, आज किस्मत बदल जाएगी। अरे रमेश भैया, हर बार यही बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत बदले बिना ही घर से बाहर निकाल दिए जाओ। हाँ हाँ, सही कह रहे हो नंदू भैया। इनके तो सपने बड़े हैं, लेकिन हकीकत में खाली जेब और अधूरी उम्मीदें ही हैं। चुप नालायक, तू दिन भर खुद ही इधर उधर भटकता रहता है और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी एक लपड़ दूंगी। फिर रमेश नदी की तरफ जाने लगता है, जाल लेकर। सीमा को तो शिकायत करने का नया बहाना चाहिए, जैसे मैं नदी में मस्ती करने जा रहा हूँ। अरे भाई, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत, कोई खेल नहीं कर रहा। देखना, आज बड़ी मछली पकड़नी ही है। फिर देखता हूँ सीमा क्या कहती है। मस्ती में गुनगुनाने लगता है। चले रे चले हम मछली पकड़ने, नदियाँ बुलाए, लहर लहराए, किस्मत चमकाए, आयु मछली पक जाए, किस्मत चमकाए, मछली पक जाए। फिर नदी किनारे जाल डालते हुए, अरे आज तो किस्मत खुलनी ही चाहिए। बड़ी मछली हाथ आ जाए तो बाजार में खूब पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हलचल होती है। वह जल्दी से खींचता है। अरे वाह, आज तो सच में अच्छी पकड़ हुई है। इतनी सारी मछलियां, अरे सीमा को दिखाऊंगा तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अचानक एक बड़ी मछली हाथ से फिसल जाती है, पानी में गिरती है। अरे रे 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 रे, भाग गई। अरे इतनी बड़ी थी, अगर ये मिल जाती तो आज पूरा दिन बन जाता। खैर, जो मिला वही सही। फिर रमेश गांव के हाट में जोर जोर से आवाज लगाता है। उसके सर पर टोकरी रखी है जिसमें ताजी मछलियां रखी हैं। अरे भैया, ले लो, ताजी मछली ले लो। अरे अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, एकदम ताजा, एकदम फड़फड़ाती। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे हो बहन जी, अरे ले लो ना। अरे ऐसी मछली पूरे हाट में किसी के पास नहीं मिलेगी। हाँ, अरे जितना ताजा उतना सस्ता। अरे काका, आज तो घर में मछली बनवा लो,
अरे बहू बेटा भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारी सेहत भी बनेगी। अरे देखो देखो, मोटी मोटी मछलियां हैं। ऐसी मछली खाओगे तो हड्डियों में भी ताकत आ जाएगी। पास से एक बुजुर्ग गुजरते हैं। रमेश उनकी तरफ देखता है। अरे दादा देख तो लो, अरे एकदम सस्ती दे दूंगा। हाँ, आपके जैसे बुजुर्गों को तो आधे दाम में दूंगा। अरे आखिर गांव के अपने लोग हैं। हाँ? तभी एक ग्राहक रुकता है और टोकरी में मछलियाँ देखने लगता है। वह मछली उठाकर उलट पुलट कर देखता है और रमेश से पूछता है, वाह कितनी अच्छी मछली है, बढ़िया लग रही है। कितने की है भैया? अरे बाबूजी एकदम ताजा है, अभी अभी पकड़ कर लाया हूँ। 200 रुपये किलो है। हाँ, एकदम बढ़िया मिलेगा और स्वाद भी जोरदार रहेगा। अरे भाई कल तो मैं 150 रुपये लेकर गया था, आज 200 कैसे हो गया? बाबूजी अब देखिए, तालाब का किराया देना पड़ता है, जाल फेंकने का खर्चा है, फिर गांव से हाट तक लाने का भाड़ा भी लगता है। हाँ, 150 रुपये में बेचूं तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। अरे बचत तो दूर की बात है, 200 से कम में नहीं हो पाएगा बाबूजी। अच्छा तो रहने दो, मैं कहीं और से देख लूंगा। रमेश थोड़ी देर उसे जाते हुए देखता है, फिर धीरे धीरे बड़बड़ाता है। लगता है हाट में मेरी मछली बिकने वाली नहीं है। अरे यहाँ हर कोई मोल भाव करने लगा है। अरे कोई ये नहीं सोचता कि मछली वाले को भी कुछ बचत होनी चाहिए। हाँ? वे अपनी टोकरी उठाता है और गांव में घूमकर मछली बेचने निकल जाता है। वह हर नुक्कड़ पर आवाज लगाता है, अरे बहन जी ताजी मछली ले लो। ए भाई देख लो देख लो, अभी अभी पकड़ कर लाया हूँ, सस्ती और बढ़िया मछली। चलते चलते रमेश एक घर के पास पहुँचता है, जहाँ बसंती काकी बैठी होती हैं। वे रमेश को रोक लेती हैं। अरे रमेश बेटा रुको जरा, घर में मछली नहीं थी, आज सोच रही थी बना लो, कितने की दे रहा है? अरे काकी तुम्हारे लिए तो थोड़ा कम कर दूंगा। देख लो एकदम ताजी मछली है, नदी से पकड़ कर लाया हूँ। अरे बहुत स्वाद आएगा काकी। अरे बेटा इतना क्या बताने की जरूरत है, रोज तो मैं तुझसे ही मछली लेती हूँ और किसी से लेने जाती भी कहाँ हूँ। तेरी मछली अच्छी होती है, साफ सुथरी ताजी। दे दे 1 किलो, बहू आज चटपटी बना देगी। रमेश टोकरी खोलकर मछली निकालता है और तोलकर काकी को देता है। काकी पैसे निकालकर उसे देती हैं, लेकिन रमेश का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा लगता है। काकी गौर करती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, आज बहुत देर हो गई, अभी भी मछली बची है? अरे क्या बताऊं काकी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग मछली खरीदते समय भी मोल भाव करने लगते हैं। कोई कहता है 150 में दे दो, कोई कहता है 100 में दे दो। अरे भाई अब इतने में प्रॉफिट कहाँ से होगा? हाँ? अरे मछली पकड़ने का खर्चा भी तो होता है, तालाब का किराया देना पड़ता है, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। सही कह रहे हो बेटा, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा, मेहनत ज्यादा कमाई कम। बस काकी यही टेंशन है। और अगर मछली आज नहीं बिकी तो मेरी बीबी, अरे बाप रे बाप, आज तो मेरी खैर नहीं। वो तो ऐसे ताने मारती है कि एक निवाला खाता हूँ और 10 ताने सुनता हूँ। अरे तुम्हारी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, वो भी ताने मारती है क्या? हाँ काकी, कहाँ अच्छी है, रोज ताने मारती है और कहती है काम धंधा ढंग से कर लो, नहीं तो घर बैठ जाओ। उसे मेरा मछली बेचना पसंद ही नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, अगर मुझे मिली तो सही से समझा दूंगी उसे, बहू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। काकी आप थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा, मेरी तो सुनती ही नहीं है। आप कहोगी तो शायद कुछ असर हो जाए। फिर टोकरी उठाकर आगे बढ़ जाता है।
रमेश दिन भर मछली बेचकर रास्ते में रुककर जेब से पैसे निकालता है। बस इतने ही मिले, चाय नाश्ते लायक भी नहीं। सुबह से बस इतनी कमाई हुई है। अब घर जाऊंगा तो बीवी के ताने भी खाने पड़ेंगे। अब क्या बताऊं, दिन भर की मेहनत के बाद भी जेब खाली जैसी है। वह धीरे धीरे सड़क पर चलता है, टोकरी सर से उतारकर हाथ में पकड़ लेता है। सीमा फिर नाराज होगी, वही ताने वही शिकायतें कहेगी। कहा था ना कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं क्या करूं? अरे मेहनत के सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद खुद को हिम्मत देते हुए हल्का मुस्कुराता है। कोई नहीं, एक दिन ये सिक्के भी सोने में बदलेंगे। मेहनत करते रहना होगा, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकता ना। रमेश गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलता है। आ गए महाराज, आज भी वही हाल है ना? सुबह से घूम घूम कर थक गए, फिर भी बस यही मुट्ठी भर सिक्के लेकर लौटे हो। सीमा, जो मिला वही लाया हूं। अरे मेहनत की है, लेकिन बाजार में कोई ठीक से दाम देने को तैयार ही नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मछली लेकर गलियों में घूमना ही है। अब बताओ इतने पैसों से घर कैसे चलेगा? रमेश कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी टोकरी से मछली निकालकर माँ के पास रखता है। लो माँ, मछली ले लो, और हाँ, बढ़िया मछली करी बना देना। अरे दिन भर कुछ अच्छा खाया भी नहीं। अरे वाह, आज अच्छी मछली लाया है। चल मैं चटपटी मछली कड़ी बना देती हूँ। सीमा अभी भी बड़बड़ा रही होती है। रमेश उसे अनसुना कर माँ के पास बैठ जाता है। तभी सीमा फिर बोल पड़ती है। अरे माँ, तुम तो बस बेटे के सिर पर हाथ रखे रहो, पूछो इससे कि कितने पैसे कमाए हैं। अरे चुप रह रे, दिन भर मेहनत करता है, अब घर आया है तो उसे शांति से एक गिलास पानी तो पीने दे। बस तुम्हारा ताना चालू हो जाता है। रमेश माँ की बात सुनकर मुस्कुराता है। सीमा बुनबुनाते हुए पानी का लोटा रख देती है। रमेश पानी पीता है। माँ रसोई में चली जाती है। रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर रमेश थका हुआ बिस्तर पर लेट जाता है। सीमा भी चुपचाप सोने चली जाती है। अगली सुबह रमेश मछली पकड़ने जा ही रहा होता है कि हरि काका आ धमकते हैं। रमेश बेटा, आज हफ्ता पूरा हो गया। हाँ, कर्जा चुकाने का दिन भी आ गया है। या तो पैसे निकाल या फिर घर गिरवी रख, समझे क्या? अरे भाई, मेहनत का फल देने वाला भगवान होता है, तुम नहीं। जितनी मेहनत मेरा बेटा करता है उससे अपना पेट भरता है, किसी का हक तो नहीं मारता। अरे माया बहन, भगवान से ज्यादा ताकत पैसा रखता है। मेहनत की रोटी ठीक है, लेकिन कर्ज का बोझ हल्का होना उससे भी जरूरी है कि नहीं? देख लिया अम्मा, यही कहती थी मैं। कोई और काम करता तो अब तक कर्जा उतर जाता। मछली बेच बेच कर जिंदगी खपा दी, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। ठीक है काका, बस मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे जब से देख रहा हूँ हर बार यही बोलता है। अच्छा देख ले बेटा, 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कह देता हूँ। इतना कहकर हरि काका बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। रमेश उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी मछली पकड़ने वाली टोकरी उठाता है और घर से निकलता है। ये भगवान, अरे आज जाल अच्छा से भर देना। कर्ज, बीबी का ताना, माँ की चिंता, अरे सबका हल कर दो भगवान। वे जाल को पानी में डालता है और किनारे बैठकर इंतजार करता है। अचानक उसे जाल में कुछ भारी महसूस होता है। रमेश चौकन्ना हो जाता है, दोनों हाथों से जोर लगाकर जाल खींचने लगता है। अरे आज तो जाल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। क्या कोई बड़ी मछली फंसी है? देखता हूँ।
कुछ ही पल में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जाल में एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। बाप रे, इतनी बड़ी मछली! अरे ये तो मेरी जितनी भारी लग रही है। अब तो सारा कर्जा उतर जाएगा, मेरा भाग्य ही बदल जाएगा। वह जैसे ही मछली को पकड़कर टोकरी में डालता है, मगर वजन इतना ज्यादा होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी पीछे से हरी काका की आवाज आती है। अरे ओ रमेश, का रे, आज तो बड़ी किस्मत चमकी दिख रही है तेरी। इतनी मोटी मछली पकड़ी है, अब तो सारा कर चुका सकता है, हाँ? अरे काका, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा मैं जरूर चुका दूंगा। हाँ, मगर अभी नहीं। क्या मतलब? अभी इतनी बड़ी मछली पकड़ ली है, इसे बेचकर सीधे पैसे दे दे। अरे नहीं काका, ये मछली मैं राजा के दरबार में ले जाऊंगा। हाँ, और वहाँ से मुझे अच्छा इनाम मिलेगा और फिर आपका कर्जा भी चुकता कर दूंगा। हाँ। हरी काका उसे घूरते हैं। रमेश टोकरी उठाकर राजमहल की ओर बढ़ जाता है। रमेश घुटनों के बल बैठकर बड़ी मछली राजा के सामने रखता है। अरे, इतनी बड़ी मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम कौन हो और ये कहां से लेकर आए हो? महाराज, मेरा नाम रमेश है। मैं नदी में मछली पकड़कर अपना गुजारा करता हूँ। आज किस्मत से इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई, तो मैंने सोचा कि इसे आपको भेंट कर दूं। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। वे मुस्कुराते हैं और मंत्री की ओर देखते हैं। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। ऐसे ही लोगों की जरूरत इस राज्य को है। मैं तुम्हें महल में नौकरी देता हूँ। अब से तुम मेरी सेवा में रहोगे। महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। राजा मुस्कुराते हैं। रमेश खुशी खुशी घर लौटता है। अरे, आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? कुछ अच्छा हुआ क्या? सीमा, अरे सीमा, राजा ने मुझे महल में नौकरी दे दी है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। सच कह रहे हो जी? अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हमारा भविष्य सुरक्षित है। अरे हाँ सीमा, अब हमें किसी का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। अब हम अच्छे दिन देखेंगे। हाँ। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई, लेकिन क्या तुम महल में खुश रह पाओगे? क्या नदी, गांव और ये झोपड़ी तुम्हें याद नहीं आएंगे? माँ, मैं जहाँ भी रहूँ, ये गांव और ये घर हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लेकिन अगर भगवान ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ। फिर हर रोज रमेश महल जाने लगता है और महल के कामकाज में अपना हाथ बटाता है। फिर एक दिन दरबार में सभी बैठे होते हैं, तभी एक सैनिक आकर सूचना देता है। महाराज, जंगल में डाकू बहुत बढ़ गए हैं। वे राहगीरों को लूट रहे हैं और गांव में दहशत फैला रहे हैं। हमें जल्द ही इसका हल निकालना होगा। रमेश, अब तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। क्या तुम इन डाकुओं को पकड़ सकते हो? महाराज, मैं अपनी बुद्धि और ताकत से इस काम को पूरा करूंगा। मैं वचन देता हूं कि डाकुओं को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। अगले दिन रमेश अकेले जंगल में जाता है। वह एक घने पेड़ के पीछे छिपा खड़ा होता है। सामने डाकुओं की छावनी है। वे आग जलाकर बैठे हैं और कुछ खाने पीने में व्यस्त हैं। और सुनो सब, सुबह से पहले हमें गांव पर हमला करना है। वहां काफी सोना और अनाज मिलेगा। और हाँ, कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जैसे चाहे लूट सकते हैं। अरे बिल्कुल। अरे जब भी हम गांव गए हैं किसी की हिम्मत नहीं हुआ है कि हमसे कुछ कहे। इस बार भी वैसा ही होगा। तो ये डाकू गांव वालों की मेहनत की कमाई लूटना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बिना लड़ाई के ही ये अपने घुटने टेक दें। वह आसपास नजर दौड़ाता है और कुछ खास जंगली पौधों को पहचानता है। हाँ, ये पौधा। हाँ, बचपन में माँ बताया करती थी कि इसकी महक से नींद आने लगती है। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो डाकुओं को बिना तलवार उठाए काबू में किया जा सकता है। वह जल्दी से पत्तियों को रगड़ता है और धीरे धीरे जलते अंगारों पर डाल देता है। अब देखता हूँ इनका क्या हाल होता है। जल्द ही ये सब बेहोश हो जाएंगे और गांव वालों की मेहनत भी बच जाएगी। धीरे धीरे धुएं की हल्की परत फैलने लगती है। डाकू इसे महसूस तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। कुछ ही पलों में असर दिखने लगता है। अरे ये कैसी अजीब सी महक है। ओहो, अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है और ये धुआं बड़ा अजीब है। अरे मूर्खो, धुआं ही तो है, इससे क्या होगा? जल्दी से इसे हटाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक एक कर डाकू अपनी जगह लड़खड़ाने लगे। कोई सर पकड़कर बैठ गया तो कोई वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सरदार, अरे सरदार, मेरी आंखें, अरे कुछ दिख नहीं रहा सरदार। अरे मुझे तो नींद आ रही है सरदार। रमेश अब चुपके से सरदार के पीछे आ जाता है। ये कोई चाल है? कौन है वहाँ? चलो बाहर आओ। अरे सरदार जी, इतने गुस्से में क्यों हो? आराम से सो जाओ ना। नहीं, मुझ पर असर नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल वह भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अब पूरी डाकू टोली बेहोश थी। अब इनका खेल खत्म। राजा को बुलाकर इन सबको पकड़वा देता हूँ। कुछ देर में राजा के सैनिक आकर सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। रमेश विजयी होकर महल लौटता है। रमेश, तुम न सिर्फ ईमानदार हो बल्कि बहादुर और चतुर भी हो। मैं आज से तुम्हें इस राज्य का सेनापति घोषित करता हूँ। महाराज, ये सब आपका आशीर्वाद और मेरी माँ की मेहनत का फल है। मैं हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। रमेश अपने गांव पहुंचता है। माँ, देखो मैं आ गया। आ गया बेटा, कैसे हो? माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम्हें गांव में अकेले रहने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ महल चलो। बेटा मैं यही ठीक हूँ। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? वहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें आराम मिलेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। बेटा, तुझे लगता है कि आराम और ऐशो आराम ही मेरी खुशी है? नहीं, मेरी खुशी इस मिट्टी में है, इस घर में है, इस गांव में है। मैं यहाँ अपने तरीके से जीती हूँ और यही मेरी सच्ची खुशी है। माँ सही कह रही है, खुशियों की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगे वही सबके लिए सही हो। अगर आप महल चलना नहीं चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं हर महीने आपसे मिलने आऊंगा और सीमा भी आएगी। हमेशा खुश रहे बेटा।